फिल्म टाइम मशीन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये दो बड़े-आज़मों के दरमियान एक फर्क को बयान करती है। सोच का फर्क, अमल का फर्क, अपने जज्बात के समंदर, अंदर की बिजलियों और उबलते तूफानों को एक जबरदस्त डायरेक्शन देने का फर्क। दिलो जज्बात किरची किरची हो जाएं तो देवदास बनने के बजाय वक्त से लड़ने का फर्क। उस हादसे की नोयत को समझने का फर्क, जो एक से ताजमहल बनवाता है तो दूसरे से हॉस्पिटल, ताकि कोई दूसरा उस हादसे का शिकार ना हो। नाज़रीन, फिल्म टाइम मशीन की पूरी कहानी में क्या कुछ होता है, पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 1899 की एक बर्फानी शाम से, जब जमी हुई नदी किनारे कुछ लोग आशनाई के समंदर में गुर्बत की मौजों का मजा ले रहे थे। सुहानी शाम, तुलुए आफ्ताब का मंजर और दूर तक फैले बर्फानी टीलों में हवा की मध्यम सरगोशियाँ। हम उन सरगोशियों की ओट में डॉक्टर अलेक्जेंडर और उसकी महबूबा आइमा को बैठे देखते हैं, जो जंगल की गैर आशना महक की तरह एक दूसरे की जिंदगी में आए और शनासाई का खूबसूरत अक्स बनकर रह गए। डॉक्टर अलेक्जेंडर आइमा से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो उसके बगैर जीने का सोच कर ही कांपने लगता है। नाज़रीन, शाम के इन सुहाने लम्हों में नहुसत की वो घड़ी आन पहुंचती है जहां से डॉक्टर अलेक्जेंडर की शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाती है। वो आइमा को शरीके हयात बनाने के लिए अंगूठी पहना ही रहा होता है कि अचानक एक चोर आन टपकता है। वो आइमा से अंगूठी छीनकर आइमा को गोली मार देता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एकदम जैसे बिल्कुल मायूस हो जाता है। वो आइमा का सर अपने हाथों में लिए अपनी हंसती मुस्कुराती दुनिया के धुंधलाते आखिरी लम्हों को देखता है, जिसके बाद उसे एक नई तारीख लिखना थी। उसे अपने खून का हर कतरा उस तारीख की स्याही में भरना था। उसकी शामें, उसकी रातें, उसकी सोच के हर मंजर में आइमा को जिंदा रहना था, लेकिन ईसा खेलवी के गानों के साथ नहीं, बल्कि तहकीक और इजादात के मुश्किल सफर के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, फिल्म में डॉक्टर अलेक्जेंडर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करते हैं। इन्वेंशन यानी इजादात उनका सब्जेक्ट था। वो बचपन से ही नित नई चीजों को सामने लाने का धुनी था और उसी सब्जेक्ट में उसने डिग्री हासिल की थी। आइमा के मरने के बाद हम डॉक्टर अलेक्जेंडर को एक मर्दे आहिन की तरह देखते हैं, जो दिन रात भूख प्यास की परवाह किए बगैर अपने कमरे के दरो दीवार पर वक्त में वापस जाने के लिए यानी टाइम ट्रेवल के लिए इक्वेशंस और फार्मूले लिखता रहता है। अलेक्जेंडर वक्त में वापस जाकर उसको बदलना चाहता है। वो आइमा को लेकर चोर के आने से पहले वहां से निकल जाना चाहता है। उसकी आंखों में वही दर्द होता है जो हम किसी बैठक या कोने में पड़े ईसा खेलवी के फैन की आंखों में देखते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ दिल टूटने के बाद अकल और हाथ नहीं चलते और वहां रुक नहीं रहे। अलेक्जेंडर किसी भी सूरत कोई ऐसा फार्मूला इजाद करना चाहता है जो वक्त को एक बार फिर रिवर्स कर दे, ताकि वो अपनी आइमा को बचा सके। नाज़रीन, इस दौरान उसके दोस्त समझाते हैं कि तुम एक नामुमकिन चीज के पीछे पड़े हो। आइमा मर चुकी है और वक्त आगे निकल चुका है, लिहाजा भलाई इसी में है कि तुम वक्त के साथ जीना सीखो। यकीनन ये सुनकर हमारे खिते का देवदास होता तो शराब की बोतल समेत किसी गंदे नाले में गिरा पारो पारो कर रहा होता। लेकिन ये एक पढ़ी लिखी कौम का देवदास है, जो अपनी कहानी में वक्त से हारना नहीं बल्कि वक्त को मोड़ना और उसे जीतना सिखाता है। वो अपने देखने वाले को, अपनी कहानी सुनने वाले को सुपर सर्वाइवल मैन बनाना चाहता है। खत्म रात फाइनली 4 साल बाद यानी 1903 में अलेक्जेंडर एक टाइम मशीन इजाद कर लेता है। उसकी आंखों में आइमा से मिलने की बेताबी देखने वाली होती है। वो टाइम मशीन में सफर शुरू करता है। वक्त 1903 से वापस 1899 यानी 1899 में लौटने लगता है। आखिर वो वक्त में ऐन उसी जगह पहुंच जाता है जहां आइमा उसकी मुंतजर थी और वो उसे लिए जमी हुई नदी के किनारे की तरफ गया था। खत्म रात वो मशीन से उतर कर देखता है कि बिल्कुल वही सुहानी शाम, वही जमी हुई नदी, वही कसमों वादों के आंगन में जलते हुए उम्मीदों के चिराग, जिनकी रोशनी में सैकड़ों दिल एक दूसरे की कुर्बत का मजा उठा रहे थे। वक्त 1903 से
1899 की तरफ मुड़ चुका था। नाज़रीन, अचानक आयमा अलेक्जेंडर के सामने आ जाती है और चहक कर उसे अपनी तरफ बुलाती है। 4 साल बाद आयमा की आवाज़, उसका चेहरा और उसके हाथ का लम्स पाकर प्रोफेसर की आंखें भीग जाती हैं। वो उसे एक बार फिर देखने के लिए एक लंबी रियाजत करके आया था। नाज़रीन, प्रोफेसर अलेक्जेंडर आयमा को लेकर वहां से निकल जाता है ताकि कोई उसे मार न सके। लेकिन आगे आयमा ठीक उसी वक्त पर, जिस वक्त पर वो पहले मरी थी, एन उसी वक्त पर एक टांगे के नीचे आ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। प्रोफेसर एक बार फिर गहरे गम से गुजरता है और साथ ही समझ जाता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसके शार्प जहन में सवाल उठता है कि अगर पास्ट में जाया जा सकता है तो उसे बदला क्यों नहीं जा सकता। अगर वो इस सवाल का जवाब पा ले तो वो यकीनन आयमा को बचा सकता है। नाज़रीन, प्रोफेसर अलेक्जेंडर वापस अपनी टाइम मशीन में बैठता है और 1899 से सीधा 2030 में एक रिसर्च यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, जहां लाइब्रेरी में इस्तकबालिया पर उसकी मुलाकात एक होलोग्रामिक रिपोर्ट से होती है जिसका नाम वोक्स 114 होता है। प्रोफेसर उस होलोग्रामिक रिपोर्ट से पूछता है कि टाइम ट्रेवल के बारे में आप क्या जानते हो और 1899 से 2030 तक टाइम ट्रेवल के हवाले से दुनिया में क्या डेवलपमेंट हुई है। वोक्स उसे बताता है कि अभी तक टाइम ट्रेवल मुमकिन नहीं हुआ, ये सिर्फ एक फिक्शन प्लॉट है। नाज़रीन, प्रोफेसर दोबारा मशीन में बैठता है और 7 साल आगे यानी 2030 से 2037 में पहुंच जाता है। प्रोफेसर 2037 की किसी शब या शाम में लैंड करता है, लेकिन यहाँ उसे चौंका देने वाले मामलात नजर आते हैं। वो देखता है कि चांद जमीन के बहुत करीब आ चुका है। चांद पर इंसान अपनी कॉलोनी बसा चुका है, लेकिन वहाँ जमीनों और सरहदों की तकसीम के मामलात मुल्कों के दरमियान फसादात की वजह बन रहे हैं। चांद पर न्यूक्लियर वार शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से चांद में दरारें पड़ चुकी हैं। अब वो जमीन के बहुत करीब आ चुका है, जिसकी वजह से समंदरों में हौलनाक तूफान उठते हैं और जमीन मुसलसल जलजलों का घर बनी हुई है। यहाँ हर रोज लाखों लोग भूख और प्यास से मरते जा रहे हैं और जमीन इंसानों के रहने काबिल नहीं रही। खत्म रात, प्रोफेसर अभी ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक जमीन फटने लगती है। वो भागकर अपनी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठता है और उसे स्टार्ट कर देता है, लेकिन दरार की वजह से उसकी गाड़ी पूरी तरह हिलती है और प्रोफेसर के सर में आकर कोई चीज लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन चूंकि मशीन एक्टिव हो चुकी थी, लिहाजा वो अपना सफर शुरू करती है। खत्म रात, कई घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल करते करते सन 8,02,701 साल में पहुंच चुका था। हम यहाँ देखते हैं कि पूरी जमीन का नक्शा बदल चुका है। जहाँ 2037 में चांद टूट रहा था, जमीन पर तबाही हो रही थी, अब यहाँ 8 लाख साल बाद हर तरफ सब्जा और जंगलात थे। माहौल एकदम पुरसकून था और अलेक्जेंडर की आंख एक अजीब तरह के कमरे में खुलती है। अब वो कमरे से बाहर आता है तो इस सदी का पहला दिलचस्प नजारा उसे देखने को मिलता है। वो इंसान जो कभी मरीख से मिट्टी लाया करता था, चांद पर उसकी बस्तियां आबाद थीं। 8 लाख साल बाद एक बार फिर पत्थर के घर तराशने पर मजबूर था। उसके पास वो कोई आसाइश नहीं थी जो कभी इंसान के शायाने शान हुआ करती थी। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। वो उसे दुश्मन समझकर मार देना चाहते हैं, क्योंकि वो सब जंगली टाइप लोग थे। खत्म रात, इसी दौरान एक लड़की ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर अलेक्जेंडर को उन अजीब तरह के लोगों से बचाती है। वो सब अजीब लोग अजनबी जुबान में बात कर रहे थे। प्रोफेसर अलेक्जेंडर उस लड़की से पूछता है कि क्या वो इंग्लिश में बात कर सकती है। लड़की कहती है हाँ। अब अलेक्जेंडर उससे बताता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और 1904 से सफर करके आया है। लड़की ये बात दूसरों को नहीं बताती, उन्हें एक अलग कहानी करवाती है। यूं वो बतौर मेहमान उस लड़की के घर में रहने लगता है। उस लड़की का नाम मारा होता है, जो रात को छत पर उसके पास आती है। अब उस लड़की से प्रोफेसर अलेक्जेंडर को मालूम होता है कि इस वक्त वो जिस जंगली इलाके में मौजूद है, यहाँ लाखों साल पहले न्यूयॉर्क नामी एक शहर हुआ करता था, जिसकी पत्थर की दीवारों पर आज भी उस दौर की यूनिवर्सिटियों और लाइब्रेरियों के निशान बाकी हैं। अब अलेक्जेंडर मारा से पूछता है कि ये सब तबाही कैसे आई। वो उसे बताती है कि सुना है इंसान उस दौर में
फजाओं में उड़ा करते थे। ये चांद नामी किसी दूसरी दुनिया में भी रहने लगे थे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल किए कि सब कुछ खत्म हो गया। पूरी जमीन तबाह हो गई। सिर्फ चंद इंसान बचे जो आज पत्थर के घर तलाश कर रहते हैं। मारा की बातें काफी सनसनीखेज थीं। इसी दौरान डॉक्टर अलेक्जेंडर मशरक की तरफ से पत्थरों का एक ढेर तुलू होता देखता है। मारा कहती है कि ये चमकदार पत्थर किसी दौर में चांद कहलाया करते थे। नाजरीन, रात गहरी होती है और तारे जाग जाते हैं। सोने से कबल अलेक्जेंडर आयमा को चश्मे तसव्वुर में देखता है, जिसकी जुदाई उसे वक्त में इतना आगे ले आई थी कि शायद आम आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हालांकि अलेक्जेंडर की जगह अगर कोई पाकिस्तानी आशिक होता तो आयमा की जुदाई 2-4 पैग की मार थी। खत्म रात। उस रात अलेक्जेंडर एक अजीबो गरीब ख्वाब देखता है। उसे ख्वाब में सफेद चेहरे वाला एक अजीब प्राणी किसी जंगल की तारीख गार की तरफ उसे बुलाता दिखाई देता है। उसकी आंखें, चेहरा और अंदाज बहुत खौफनाक थे। अलेक्जेंडर डर कर उठ जाता है। एन उसी वक्त मारा का भाई भी डर कर उठ जाता है। जबकि अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा, तो उसे मालूम होता है कि इस बस्ती के सब लोग रोजाना यही ख्वाब देखते हैं कि उन्हें कोई तारीख गार की तरफ बुला रहा है। खत्म रात। अगले दिन मारा अलेक्जेंडर को लिए न्यूयॉर्क के उन लाखों साल पुराने खंडरात की तरफ जाती है जहां कभी हजरत इंसान तरक्की और तहकीक में बामे उरूज पर था, जहां की गिरदो नवा से चांद और मरीख के लिए परवाजें भरी जाती थीं। अलेक्जेंडर ने उस शहर में आयमा के साथ कुछ वक्त गुजारा था। उसका चेहरा उदास हो जाता है। मारा शोख लहजे में कहती है कि मिस्टर, तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन अलेक्जेंडर कोई जवाब नहीं देता। मारा उसके चेहरे को बगौर देखती है और कहती है कि क्या तुमने कुछ खोया है? अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, अब मैं वक्त में वापस जाकर आने वाले हादसे को रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? इसका जवाब पाने के लिए मैंने वक्त में एक तवील रियाजत की है। अब मुझे वक्त के उस हिस्से में जाना है जहां इंसान तबाही से पहले टाइम और स्पेस रिसर्च में उरूज पर था। उसके बाद मारा और अलेक्जेंडर टाइम मशीन के पास आ जाते हैं। अलेक्जेंडर वापस टाइम मशीन में बैठने ही वाला होता है कि अचानक निकारे बजने लगते हैं। मारा चीख कर भागती है और अलेक्जेंडर भी उसके पीछे हो रहता है। जब वो गांव में पहुंचते हैं तो अलेक्जेंडर देखता है कि अजीब से शक्लों वाले लोग गांव पर हमलावर हो चुके हैं। दरअसल ये मोर लोग कहलाते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं। चूंकि जमीन के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये बिरोनी बस्तियों पर हमलावर होकर वहां के लोगों को उठा ले जाते हैं और उन्हें खा लेते हैं। मोर लोग का हमला इस बार भी बहुत शदीद था। एक मोर लोग अलेक्जेंडर के पीछे लग जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है तो नीचे से वो उसे खींच लेता है। जबकि इसी दौरान बस्ती के कई लोग मोर लोग उठाकर ले जा चुके होते हैं और उनमें एक मारा भी होती है। इससे पहले कि मोर लोग अलेक्जेंडर को भी उठा लेता, अचानक दूसरी बार निकारे बजने लगते हैं और सब मोर लोग जमीन में गायब होने लगते हैं। उनके जाने के बाद गायबशुदा लोगों की जब जांच की जाती है तो मारा गायब होती है। ये वही मारा है जिसने अलेक्जेंडर को कत्ल होने से बचाया था और कुछ वक्त कबल उसके साथ थी। अलेक्जेंडर मारा के जाने के बाद सीख पा हो जाता है और बस्ती वालों को मोर लोग के खिलाफ जंग करने पर उकसाता है, लेकिन बस्ती वाले बहुत ही डरपोक होते हैं। वो किसी भी सूरत जंग पर तैयार नहीं होते। मजबूरन अलेक्जेंडर अकेले लड़ने का फैसला करता है। वो मारा के भाई से पूछता है कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो हमें इन अजीबोगरीब लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। मारा का भाई उसे लेकर एक खंडर नुमा कमरे की तरफ जाता है। वो जैसे ही उस खंडर नुमा तारीक कमरे में दाखिल होते हैं तो अंदर कुछ रिबोटिक टाइप की आवाजें आती हैं और कुछ वक्त बाद कमरा रोशन हो जाता है। हम वोक्स 114 को एक बार फिर अलेक्जेंडर के सामने देखते हैं। दरअसल ये खंडर 8 लाख साल पहले वाली वही यूनिवर्सिटी थी जहां अलेक्जेंडर टाइम ट्रेवल करके 2030 में पहुंचा था और अब 8 लाख साल बाद वहां यूनिवर्सिटी की जगह सिर्फ खंडरात थे और उन खंडरात में लाइब्रेरी वाला हिस्सा अभी कुछ ठीक फंक्शन कर रहा था क्योंकि उसका पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा था। अलेक्जेंडर उस रिपोर्ट से पूछता है कि यहाँ सब क्या चल रहा है और वो कौन लोग हैं जो हर दूसरे दिन बस्ती वालों पर हमलावर होते हैं। अब वोक्स 114 बताता है कि चांद टूटने के बाद पूरी जमीन तकरीबन तबाह हो चुकी थी। बचे हुए लोगों में कुछ जेरे जमीन रहने लगे थे,
तो कुछ लोग जमीन के ऊपर पत्ते खाकर जीने लगे थे और इसी तरह हजारों साल बीतते गए। जेरे जमीन लोगों में जेनेटिकली कई तब्दीलियां पैदा होने लगी। उनकी शक्लें बदलने लगी, उनकी आंखें रोशनी देखने से कासर हो गईं, वो बिल्कुल जानवरों की तरह रहने लगे। चूंकि जमीन के नीचे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये जमीन के ऊपर रहने वालों पर हमलावर होते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इन्हीं मोर लोग कहते हैं। नाज़रीन, अब अलेक्जेंडर रिबोट से जेरे जमीन मोरलोग्स तक पहुंचने का रास्ता पूछता है। रिबोट उसके सामने एक होलोग्रामिक जंगली नक्शा करता है। यूं अलेक्जेंडर नक्शा जहन में रखते हुए उसे गुड बाय बोलकर खंडराज से निकल आता है। वो मारा के भाई को यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन को जिंदा सलामत वापस ले आएगा। नाज़रीन, अब नक्शे के मुताबिक वो जंगल के तारीक रास्ते तय करता हुआ जब ऐन लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे वही गार दिखाई देता है जो उसने ख्वाब में दिखा था। वो धीरे से गार में दाखिल होता है और इंतहाई फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ता है। गार में जा बजा इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं और कहीं कहीं कुछ मशीनें भी लगी हुई थीं। यानी इंसान ने मुकम्मल तबाह होने के बाद अब दोबारा से अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब आगे बढ़ते बढ़ते अचानक अलेक्जेंडर का पांव फिसल जाता है, जिससे आवाज पैदा होती है और यूं मोरलोग्स उसे फौरी तौर पर घेर लेते हैं और पकड़कर एक बड़े हाल में ले जाते हैं, जहां एक पिंजरे में मारा कैद बैठी होती है, जबकि दूसरी तरफ एक चबूतरे पर लगभग इंसानों जैसा ही दिखाई देने वाला एक शख्स बैठा होता है, जिसका पूरा चेहरा सफेद होता है और वो खासा पुरस्रार मालूम होता है। अलेक्जेंडर मारा की तरफ देखता है, जो बगैर आंखें झपके सहरज़दा सी सिर्फ उस सफेद चेहरे वाले शख्स को ही देख रही होती है। दरअसल ये सफेद चेहरे वाला तमाम मोरलोग्स का बॉस होता है और टेलीपैथी का माहिर होता है। इसके अंदर लोगों के ख्यालात को पढ़ने की ताकत होती है और यह किसी को भी अपने बस में कर सकता होता है। खुतुनजरात, अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि कौन हो तुम। वो बोलता है, तुम जिस सवाल का जवाब लेने आए हो उसका जवाब है हरगिज नहीं। तुम पास्ट में जा तो सकते हो लेकिन पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तुम एक टाइम ट्रेवलर हो और अब वापस जा सकते हो। ये कहकर सफेद चेहरे वाला अपने हाथ का इशारा करता है तो एक लिफ्ट से उसकी टाइम मशीन नीचे हाल में उतर आती है। अलेक्जेंडर अपनी मशीन को सामने देखता है। वो अपनी टाइम मशीन में बैठता है तो वो सफेद चेहरे वाला शख्स उठकर उसके पास आता है और अपनी जेब से अलेक्जेंडर की वो घड़ी निकालता है जो मारा के घर से गायब हुई थी। अब अलेक्जेंडर टाइम मशीन चालू कर चुका था और इसी दौरान वो सफेद चेहरे वाला शख्स हाथ बढ़ाकर अलेक्जेंडर को उसकी घड़ी देता है, जबकि अलेक्जेंडर कमाल होशियारी से जल्दी से उस सफेद चेहरे वाले का हाथ पकड़कर उसे टाइम मशीन की तरफ खींच लेता है और अब मशीन वक्त में आगे की तरफ सफर शुरू करती है। वो सफेद चेहरे वाला शख्स गुस्से में कांप उठता है और अलेक्जेंडर को मारने के लिए अपना चाकू निकालता है। दोनों में शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है। अलेक्जेंडर को बहुत जल्द महसूस होता है कि वो ज्यादा वक्त टिक नहीं पाएगा, इसीलिए वो जल्दी से मशीन का एयर प्रेशर ऑन कर देता है। यूं गैस का एक तेज प्रेशर सफेद चेहरे वाले के मुंह पर पड़ता है और वो मशीन से बाहर गिरते गिरते मशीन को पकड़ लेता है। अब जो कि मशीन वक्त में सफर कर रही थी, इसीलिए उस सफेद चेहरे वाले का हाथों के अलावा पूरा बदन 2 सेकंड में बूढ़ा होकर गायब हो जाता है। नाज़रीन, अलेक्जेंडर अब वक्त में बेइंतहा आगे निकल चुका है। वो 63,54,27,810 साल आगे लैंड करता है। यहाँ वो देखता है कि 2037 में जमीन की तबाही के बाद जो इंसानों की 2 इकसाम ने जन्म लिया था, उनमें एक यानी जेरे जमीन रहने वाली, दूसरी जो जमीन की सतह पर रहती है उस पर गालब आ चुकी है। जो कि अब जमीन पर खाने को कुछ नहीं रहा, ऊपर सतह पर रहने वाले सब लोग खाए जा चुके हैं। तो मोर लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं और सियारा अर्थ मुकम्मल तौर पर उजड़ कर मरीख जैसा हो चुका है। खुतुनजरात, अलेक्जेंडर सोचता है कि उसके पास इंसानों के नए इर्तिका का एक अच्छा मौका है। अगर वो पास्ट में जाकर मोर लोग को खत्म कर दे तो जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों को तालीम देकर एक नए आगाज की तरफ मोड़ सकता है, क्योंकि जमीन के ऊपर रहने वाले लोग खूनख्वार नहीं थे और वो बाकायदा एक तहजीब को जन्म दे रहे थे। अब अलेक्जेंडर दोबारा टाइम मशीन स्टार्ट करता है और वक्त में एन उसी जगह पर दोबारा वापस आता है जहां मारा कैद थी और वो मशीन को उसी हॉल में लैंड करता है जहां से कुछ वक्त पहले वो गया था। वो जल्दी से नीचे उतरता है और मारा को लेकर गार से बाहर भाग खड़ा होता है, जबकि मशीन के बोस्ट राइजर में फंसी घड़ी कुछ वक्त बाद ओवर प्रेशर क्रिएट कर देती है और यूं
टाइम मशीन खौफनाक धमाके से फट जाती है। क्योंकि मोर लोग ज़ेरे ज़मीन गारों में रहते थे और तमाम गारें अंदर से मिली हुई थीं, लिहाजा टाइम मशीन के धमाके से हर तरफ आग लग जाती है। मोर लोग की पूरी बस्ती जलकर राख हो जाती है। अलेक्जेंडर और मारा एक खुली जगह पर सांस लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ख़त्म ज़रात, अब यहाँ से हम वो सीन देखते हैं जो 5000 साल कबल हमारी हकीकी दुनिया में यूनान में शुरू हुआ था, यानी दुनिया की पहली दरसगाह। खुद को इस सियारे की दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ दिखाने की पहली कोशिश। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फिल्म के लास्ट में अलेक्जेंडर मारा के साथ जीने का फैसला करता है और तबाही के बाद इंसानों की पहली जनरेशन को तालीम देना शुरू करता है। उसके इस मिशन में वो होलोग्रामिक रिबोट वोक्स 114 भी उसका साथ देता है। दोनों इंसान को वहीं से इल्म सिखाना शुरू करते हैं जहां से इसने उरूज से पहले सीखना शुरू किया था, यानी इंतहाई बुनियादी लेवल का नॉलेज। अलेक्जेंडर वहां के लोगों को तालीम देते वक्त बार बार ये सोचता है कि अगर लाखों साल पहले इंसानों ने आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे के लिए जिया होता, तो आज 8 लाख साल बाद हम इतने तरक्की याफ्ता होते हैं कि कायनात का एक एक सियारा एक एक फर्द के पास होता और उसके बाद भी अरबों सियारे आने वाली नस्लों के लिए खाली पड़े होते। लेकिन इंसानों ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए अपना फ्यूचर तबाह कर दिया। और नाजरीन, यहीं पर फिल्म टाइम मशीन की कहानी खत्म हो जाती है। जबकि 1904 में अलेक्जेंडर का वो घर जहां से उसने सफर शुरू किया था, वहां से अलेक्जेंडर को गए हुए अभी 1 हफ्ता ही बीता होता है। नाज़रीन कराम, ये थी फिल्म टाइम मशीन की कहानी। फिल्म की स्टोरी अगरचे कई जगह से काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन ओवरऑल ये अपने देखने वालों के मन में ये कई सवाल पैदा करती है। पहला सवाल तो ये है कि लड़की के गम में पीकर गिरना ही क्यों ज़रूरी है? ताजमहल बनाना ही क्यों ज़रूरी है? आप मसाइल को जड़ से उखाड़ने के लिए क्यों नहीं निकलते? दूसरा सवाल ये पैदा करती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा? असले और बारूद के साए में हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? हम तमाम सियारे के लोग वसाइल के लिए लड़ने के बजाय वसाइल के हुसूल के लिए मुश्तरका मिशन तरतीब क्यों नहीं देते? ख़वातीन व हज़रात, ये टाइम मशीन कहानी जो है, इस फिल्म की कहानी जो है, ये आपके लिए सवाल छोड़ती है। ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत